8. ये तो राजीव है जिसने मीनाक्षी की जगह ली है, जिसके बारे में आजकल हर जगह खबर छप रही है। न्यूज रिपोर्टर अपनी एक डायरी में सब कुछ लिख चुका था। राजीव डॉक्टर से जितनी बहस कर रहा था, उतने ज्यादा सवाल रिपोर्टर के मन में जाग रहे थे। उसे विश्वास था कि अपने काम में उसने एक काफी अच्छी स्टोरी ढूंढ ली थी। राजीव जैसे ही पीछे मुड़ा और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आने लगा, रिपोर्टर ने अपनी किताब को छुपा लिया और वो इधर उधर देखने लगा। राजीव ने उस रिपोर्टर को देखा, लेकिन उस पर ध्यान दिए बिना वो तिशा के साथ बाहर चला गया। राजीव के जाते ही रिपोर्टर ने किसी को फोन मिलाया। हेलो, मुझे मीनाक्षी के होटल के नए मालिक राजीव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ से है, यहाँ कब आया, क्यों आया, सब कुछ। ठीक है। फोन की दूसरी तरफ से जवाब आते ही रिपोर्टर ने कॉल काट दिया। फोन को जेब में रखते हुए रिपोर्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं इसे अपने हाथों से जाने तो नहीं दूंगा। इतने सालों की मेहनत के बाद वो जानता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस आखिरकार हासिल कर लिया था। राजीव के घर पर चीजें काफी अलग थी। जब वो घर पहुंचा, उसके थोड़ी ही देर में तिशा के माँ बाप वापस जाने की तैयारी करने लगे। ऋषि और प्रिया भी नीचे आ गए थे अपने नाना नानी को अलविदा कहने के लिए। नानी ने अपनी आंसू भरी आंखों से ऋषि और प्रिया को अपने गले से लगा लिया। देखो, अब तुम दोनों को स्ट्रांग बनना होगा। पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना और मन लगाकर पढ़ाई करना है। अच्छे से करोगे ना पढ़ाई? प्रिया और ऋषि हल्के से अपना सर हिला रहे थे, लेकिन वो दोनों अभी तक अपनी मां को खोने के झटके से बाहर नहीं निकले थे। प्रिया की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं और वहीं दूसरी तरफ ऋषि की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स जैसे हर पल बढ़ते जा रहे थे। दोनों ही बच्चों पर अलग अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ा था। राजीव अपनी जगह से उठते हुए अपनी सास के पास आ गया। सास के गले लगते हुए उसने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूं मम्मी, चलिए। राजीव ने गाड़ी की चाबी अपनी जेब से निकाली, लेकिन तभी तिशा बीच में आ गई। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ आऊंगी। राजीव ने तिशा की ओर देखा। इसका क्या मतलब है तिशा? मैं चला जाऊंगा तो? राजीव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही तिशा ने उसे बीच में काट दिया। तो कुछ नहीं होगा, वो मेरे माँ बाप हैं। मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। चलो मम्मी पापा, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ आती हूँ। राजीव बहुत हैरान था। वो अभी तक तिशा को नहीं समझ पाया था। कभी तिशा अचानक से उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, तो कभी बहुत ज्यादा बुरा। तिशा ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और अपने मम्मी पापा को साथ में चलने के लिए कहने लगी। जैसे ही वो जाने लगे, राजीव आगे आया और उसने तिशा के मम्मी पापा दोनों के पैर छू लिए। आप अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तिशा की मां ने प्यार से राजीव के सर पर अपना हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वो बाहर निकल गई। जब से वो यहाँ आई थी, वो लगातार रो रही थी, लेकिन तिशा अच्छे से जानती थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तिशा राजीव को भी डाउट भरे एक्सप्रेशन से देख रही थी। आखिर शादी के इतने साल जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, उनके बीच अचानक से ये प्यार कहां से उमड़ आया था। न जाने क्यों जिस तरह से चीजें पलट रही थीं। तिशा का शक राजीव की तरफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, खास करके उस दिन जब से राजीव ने उसे किस करने की कोशिश की थी। तिशा और उसके मम्मी पापा थोड़ी ही देर में वहां से चले गए। सबके जाने के बाद एक बार फिर जैसे घर खाली सा हो गया। राजीव ने अपने बच्चों की तरफ देखा। राजीव को प्रिया की लाल आंखों से ज्यादा ऋषि की गहरी काली आंखें डरा रही थीं। उसने बिना वक्त गवाए उन दोनों को अपने पास लाकर खड़ा कर दिया और वो उनसे माफी मांगने लगा। ऋषि, प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने पहले भी ये कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ कहा, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो तुम दोनों के लिए किया था, ताकि तुम्हारे दिमाग पर कोई बुरा असर ना पड़े। मैं जानता हूं कि मेरा तरीका ठीक नहीं था,
लेकिन लेकिन वो तुम दोनों की सिक्योरिटी के लिए करना जरूरी था। मुझे मुझे माफ कर दो बेटा। राजीव ने ये कहकर ऋषि और प्रिया की आंखों में देखा। राजीव को देखकर प्रिया भी दोबारा रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पापा, आप तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? अपनी मां को खोने के बाद प्रिया भी ये बात जानती थी कि उसकी जिंदगी में उसके पिता के अलावा कोई और नहीं था। प्रिया की ये बात सुन के जैसे राजीव का दिल भारी होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उसने अपने बच्चों को कितना ज्यादा डरा दिया था। नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। राजीव ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। ऐसा करते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी इतनी देर से शांत खड़ा ऋषि बोला, पापा, क्या मम्मी का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही राजीव के होश उड़ गए। उसने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा था कि बच्चों तक ये खबर न पहुंचे, तो फिर आखिर ऋषि ने ये बात कैसे कह दी थी। प्रिया की आंखें भी चौड़ी हो गई थीं। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? बोलो ऋषि। ऋषि ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। राजीव ने जब अपना सवाल दोबारा पूछा तो ऋषि ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे सपना आया था। ऋषि, सपनों में हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। राजीव के जवाब पर ऋषि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रिया लगातार रो रही थी। राजीव ने एक हाथ से ऋषि को भी पकड़ा हुआ था, लेकिन ऋषि का सुन्न चेहरा जैसे कोई अलग कहानी की शुरुआत के इंतजार में था। राजीव ने उन दोनों को अपने गले से लगाते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूं और मैं ही तुम्हारी मम्मी। मेरे होते हुए तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। मैं वादा करता हूं, जैसा तुम दोनों चाहते हो, पापा ही तुम्हारे सुपर हीरो बनेंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए राजीव की आंखें भर आईं। राजीव ने अपना चेहरा साफ किया और उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहा, अब बस, आज से मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं रोएंगे। चलो, अब तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे। ये कहते हुए राजीव ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और वो उन्हें अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गया। इस बीच राजीव का फोन बार बार बज रहा था। राजीव ने फोन स्क्रीन पर देखा तो उस पर आरती का नाम था। ये देखकर राजीव ने अपना फोन साइलेंट करके अपनी जेब में रख दिया। आरती ने एक के बाद एक राजीव को कई कॉल किए, लेकिन उसने एक भी फोन नहीं उठाया। ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका राजीव को कोई ख्याल नहीं था। अगली सुबह हो चुकी थी। ऋषि अपने घर के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल के पास में बैठा हुआ था। वो अपना पैर पानी में मारकर उसके साथ मुस्कुराते हुए खेल रहा था। ऋषि के गाने के स्टाइल में एक अजीब सा एहसास था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब नॉर्मली गाना गा रहा था। तभी उसकी गुनगुनाने की आवाज सुनते ही दिशा बैकयार्ड की तरफ आ गई। सुबह के 8 बज रहे थे। प्रिया तैयार होकर स्कूल जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि ऋषि को सस्पेंड किया गया था, वो घर पर ही था। आमतौर पर ऋषि इस समय सो रहा होता था, लेकिन आज वो जल्दी उठ गया था और स्विमिंग पूल में खेल रहा था। दिशा ने ऋषि को पीछे से देखा तो वो थोड़ा चौंक गई। ऋषि? वो ऋषि के पास गई ही थी कि उसकी नजर ऋषि के हाथ में पकड़ी चीज पर गई। ऋषि अपने हाथ में एक मरी हुई चिड़िया पकड़कर बैठा था और उसके साथ खेल रहा था। ये देखते ही दिशा के होश उड़ गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन जमीन पर गिर गया था। दिशा के हाथ से फोन गिरने पर ऋषि, जो कि उस मरी हुई चिड़िया से खेल रहा था, उसने अचानक मुड़कर दिशा को देखा। एक पल के लिए दिशा ऋषि की आंखों में देखकर
जैसे घबरा सी गई। तभी ऋषि अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मासी, आओ ना, मेरी बर्ड्स के साथ खेलो। दिशा ने जैसे ही ऋषि की ओर देखा, वो तुरंत उसके पास तेजी से आ गई। ऋषि, क्या कर रहे हो तुम? अंदर चलो अभी। उसने ऋषि का हाथ पकड़ा और उस चिड़िया को उसके हाथ से फेंकते हुए दिशा ऋषि को अंदर खींचकर ले आई। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा था ऋषि के साथ। हॉल के अंदर लाते ही दिशा ने ऋषि को अपने सामने खड़ा किया और अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे तुम ऋषि? इतनी सुबह सुबह बाहर जाने की क्या जरूरत है? बोलो। चलो अब अपने कमरे में जाओ, बाहर नहीं खेलना। दिशा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषि को कैसे समझाए। वो खुद अंदर से घबरा चुकी थी, लेकिन ऋषि के सामने वो उसे डांट कर उन सब चीजों से दूर कर रही थी। लेकिन मासी, मैं तो बस खेल रहा था, वो मेरी अच्छी दोस्त है। ऋषि जितना ज्यादा उस मरी हुई चिड़िया की बात कर रहा था, दिशा को उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कह दिया ना एक बार, नहीं का मतलब नहीं। तुम अब बाहर नहीं जाओगे, समझे? ऋषि ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि दिशा उसे किस बात पर डांट रही थी। तभी उस जगह पर राजीव आ गया। राजीव सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गुस्से में बोला, ये तुम ऋषि से कैसे बात कर रही हो दिशा? क्यों नहीं जाने दे रही तुम उसे बाहर? राजीव ये कहते हुए ऋषि के पास आया। ऋषि ने भी राजीव को पकड़ लिया और सिसक कर रोने लगा। राजीव नीचे झुका और ऋषि को प्यार करने लगा। बेटा चलो आप ऊपर जाकर अपना गेम खेलो, जो पापा लेकर आए थे आपके लिए, फिर पापा भी आ रहे हैं, ठीक है? राजीव ने किसी तरह ऋषि को मनाकर ऊपर भेज दिया। ऋषि के ऊपर जाते ही राजीव ने दिशा को गुस्से से देखा और कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कल तुमने अपनी मम्मी के आगे इस बदतमीजी से बात की और अब मेरे बेटे के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। राजीव आगे कुछ कहता, उससे पहले ही बीच में टोकते हुए दिशा बोलने लगी, तुम मुझे ये सब कह रहे हो? पता भी है कि तुम्हारा बेटा कर क्या रहा था यहाँ पर? हाँ, तुम ये छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम्हें पता क्या है? स्कूल में ऋषि ने क्या किया था या फिर तुम्हारे बच्चे पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है? कोई एहसास भी है तुम्हें इस बात का? दिशा की बातों से राजीव अब इरिटेट होने लगा था। हालांकि वो ये सब पहले से जानता था, लेकिन किसी और के मुंह से सुनना राजीव को किसी कील की तरह चुभ रहा था। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को तुम या कोई और भी नहीं डांट सकता। राजीव, वो मेरे भी कुछ लगते हैं, और माफ करना, लेकिन ना तो तुम अच्छे बाप बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसके बाद मैं इस बात को जाने दूंगी। मैं अपनी बहन के कातिल का पता लगा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। दिशा ने ये कहते हुए राजीव की आंखों में ध्यान से देखा। एक डर की लहर राजीव के दिल में उठ चुकी थी। दिशा की शक भरी नजरें उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, और ये बात वो महसूस कर सकता था। दिशा अपनी बात कहकर ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। राजीव के कानों में दिशा के जाने के बाद भी ये बात गूंज रही थी, यार अब ये मैंने क्या कर दिया? शायद मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। राजीव सोचने लगा कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक और बड़ी मुसीबत उसके सर चढ़ने को थी। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इस बात का राजीव को एहसास भी नहीं था। राजीव 12 बजे तक अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। राजीव ने पार्किंग के पास अपनी गाड़ी लगाई ही थी कि एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। राजीव सीटी बजाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ उसकी जेब में थे। तभी अचानक से वो आदमी उसके सामने आ गया। उस आदमी ने अपने गले में एक आईडी पहनी हुई थी और कंधे पर एक झोला टांगा हुआ था। राजीव ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कल ही इस आदमी को हॉस्पिटल में भी देखा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो न्यूज रिपोर्टर था। न्यूज रिपोर्टर ने बिना कुछ कहे राजीव की आंखों में देखा। राजीव आंखें चुराते हुए उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगा। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ मिस्टर राजीव? राजीव चलते हुए अपनी जगह पर रुक गया।
रिपोर्टर उसके पास आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, उनका रेस्टोरेंट, उनका घर, उनकी मैनेजर सब आपका हो गया, पर मीनाक्षी मैडम कहाँ चली गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उन्हें पैसों की लालच में मार डाला? पहले ही सवाल में उस रिपोर्टर ने जैसे राजीव को पकड़ लिया था, लेकिन राजीव ने अपने चेहरे को एकदम शांत किया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रिपोर्टर ने उसकी आंखों में देखा और अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, मेरी रिसर्च के हिसाब से आप इंदौर से यहाँ आए हैं, एक छोटे से गांव में, लेकिन क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि वहां आपने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं आपको ढूंढ ही रहे हैं। मीनाक्षी जी की तरह आखिर कितने लोगों को इसी तरह गायब किया है आपने? राजीव ने अपने दांतों को कस लिया था। रिपोर्टर के पास राजीव की हर एक डिटेल थी। राजीव के माँ बाप से लेकर बच्चों के नाम और स्कूल, वो सब कुछ जानता था। एक ही दिन के अंदर उसने अपनी पूरी रिसर्च करके राजीव के सामने आने का तय किया था। अगर आप सच में मुजरिम नहीं हैं, तो फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की? और आपके आते ही अचानक से मीनाक्षी मैडम कहाँ गायब हो गईं? क्या आपने उन्हें मार डाला है? राजीव बड़ी ही हैरानी से उसे देख रहा था। ये शब्द सुनते ही उसने अपना आपा खो दिया। तुम होते कौन हो? हाँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाले? जानते ही क्या हो तुम मेरे बारे में? यू ब्लडी। राजीव ये कहते हुए बीच में रुक गया, लेकिन उस रिपोर्टर के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, जो राजीव का जवाब सुनकर बढ़ती जा रही थी। राजीव को उसे देखकर काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। राजीव उसकी चेहरे पर उस डरावनी मुस्कान को देखकर और भी ज्यादा घबराने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने डर को बाहर नजर नहीं आने दिया। मिस्टर राजीव, आप आज तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कब तक होगा? मेरी मानो तो आपका ये छुपा हुआ राज धीरे धीरे खुलने लगा है। अच्छा होगा कि आप हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखें, क्योंकि आप पर हमारी नजरें हमेशा हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि एक गुनाह से बचने के लिए आप कितने और गुनाह करेंगे। ये कहते हुए उस रिपोर्टर ने एक भयानक मुस्कान से राजीव को देखा। राजीव अब खुद को रोक नहीं पाया। अपनी बकवास बंद करो। खुद को समझते क्या हो तुम? क्या लगता है तुम्हारी ये बकवास मैं सुनता रहूंगा? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? हाँ, अगर ऐसा सच है तो अब तक पुलिस मुझे खुलेआम नहीं घूमने देती। लेकिन सच तो ये है कि मैं मुजरिम नहीं हूं, और मैं तुम्हारे किसी भी गिरे हुए सवाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये कहकर राजीव वहां से निकल गया। उसके जाने पर उस रिपोर्टर ने अपनी किताब में पेन से कुछ लिखा। फिर उसे देखकर वो अजीब तरह से हंसने लगा। उस रिपोर्टर के दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना साफ था कि उस रिपोर्टर का एक ही मकसद था, राजीव को मार देने का। एक तरफ राजीव के हेटर्स बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस रिपोर्टर की बात सुनने के बाद से राजीव का दिल बैठा जा रहा था। वो अब सच में अपना हर एक कदम काफी सोच समझ कर रख रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद राजीव उस जगह के सारे कैमरा में खुद को देखने लगा। वो अपनी किसी भी तरह की गलती को स्वीकार नहीं करने वाला था। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही राजीव सीधा अपने कैबिन में चला गया। आरती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव इस समय अकेले रहना चाहता था। वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। राजीव अपने कैबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसने अपने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वापस पीछे पलटकर कुर्सी की ओर देखने लगा, राजीव के होश उड़ गए। राजीव की कैबिन में पहले से कोई बैठा हुआ था। उसे वहां देखकर राजीव काफी हैरान हो चुका था। कुछ सोचते हुए राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जैसे ही राजीव ने उस इंसान की शक्ल देखी, राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम? तो तू आई गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है सुनील? राजीव की आंखों के आगे उसके कॉलेज का दोस्त सुनील था, जिसका फोन कुछ दिन पहले आया था। राजीव उसे वहां पर देखकर हैरान हो गया था। वो जानता था कि सुनील के लौट आने की कोई ना कोई वजह तो जरूर थी,
राजीव अपनी जगह पर हैरान खड़ा हुआ था जब अचानक ही सुनील अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने तुरंत राजीव को गले से लगा लिया। फिर उसने राजीव को सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाने को कहा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन पहले तू आराम से बैठ जा, घबरा मत, तेरा ही ऑफिस है। सुनील ये कहते ही हंसने लगा। राजीव अपनी जगह पर जाकर बैठ तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। राजीव के बैठते ही सुनील ने हंसते हुए आगे कहा, और भाई कैसा चल रहा है सब? उस दिन कॉल पर बात हुई तो मैंने सोचा कि मैं मिलने आ जाऊं। काफी समय हो गया है ना, शायद 7-8 साल। राजीव जानता था कि सुनील यहाँ पर पुरानी बातें करने नहीं आया था, लेकिन उसका मकसद क्या था ये जानना राजीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ बिना मतलब नहीं आ सकता। राजीव ने जैसे ही ये बात कही, सामने बैठा सुनील अजीब तरह से हंसने लगा। बात तो सही की है तूने, और शायद ये सच भी है। मैं यहाँ अपने मतलब से आया हूँ। एक तरफ राजीव के दोस्त की पहचान उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे खुलने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ राजीव इस बात से अनजान था कि वो सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि काफी जगहों से फंसने वाला था। इस समय घर पर उसके कमरे में तिशा थी, जो कि कमरे के हर एक कोने में कुछ ढूंढ रही थी। आखिर राजीव कहाँ छुपा सकता है सबूत? यहीं कहीं होना चाहिए। ये कहते हुए तिशा खुद ही कमरे की जांच कर रही थी। राजीव की अलमारी, बिस्तर के कोने और यहाँ तक कि हर एक ड्रॉर को खोलकर और खाली करके उसकी जांच कर चुकी थी, लेकिन अभी तक तिशा को कुछ नहीं मिला था। कुछ सोचते हुए तिशा राजीव के बाथरूम की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक कमरे के दरवाजे का नॉब किसी ने घुमा दिया और दरवाजा ना खुल पाने पर वो इंसान बाहर से दरवाजे को खटखटाने लगा। तिशा की सांस अटक गई थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ओह शिट, इस समय राजीव वापस कैसे आ सकता है? दरवाजा लगातार कोई खटखटाने के साथ साथ खोलने की कोशिश कर रहा था। तिशा को ऐसा लग रहा था कि शायद राजीव वापस काम से लौट आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करने वाली थी। तिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। कुछ देर दरवाजा इसी तरह से बंद रहा और बाहर खड़ा इंसान खटखटाता रहा। पापा, पापा, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? पापा देखो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तिशा ने जैसे ही ऋषि की आवाज सुनी, उसने एक राहत भरी सांस छोड़ दी। उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। ऋषि इसी तरह दरवाजे पर खड़े होने के कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। अच्छा ठीक है पापा, मैं नीचे ही हूँ, आप भी आ जाओ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तिशा ने ऋषि की बात पर इस समय ज्यादा गौर नहीं दिया। इस समय तिशा सिर्फ इस बात से खुश थी कि राजीव दरवाजे पर नहीं था। कुछ देर बाद जब एकदम शांति हो गई तो तिशा ने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। उसने अब राजीव के कमरे की हर एक चीज को वापस पहले जैसा कर दिया था। सारे ड्रॉर, दरवाजे बंद कर दिए थे। बाहर निकलने से पहले तिशा ने एक बार फिर मुड़कर सब कुछ देखा ही था कि अचानक से उसके पैर पर बिस्तर के पास गिरा एक कांच का टुकड़ा जोर से लग गया और वो अचानक ही जमीन पर गिर गई। तिशा के पैर से खून निकल रहा था और वो कांच का टुकड़ा भी पैर के अंदर तक घुस चुका था। चोट गहरी थी। तिशा जमीन पर गिरी हुई अपने पैर को दबा रही थी। उसने किसी तरह अपनी आवाज को दबाया हुआ था। जोर से उस कांच के टुकड़े को अपने पैर से खींचते हुए उसने बाहर निकाल दिया। तभी अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई। तिशा की आंखें बिस्तर के नीचे देखते ही चौड़ी हो गई थी। हालांकि छानबीन करते हुए तिशा ने बिस्तर के नीचे देखा था, लेकिन बिस्तर से चिपकी हुई एक चीज उसने मिस कर दी थी। उस जगह पर एक गन रखी थी। उस गन को बिस्तर के ऊपर वाले हिस्से पर टेप से चिपकाया हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस गन के लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई थी ताकि वो हर किसी की नजर में ना आए। तिशा हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो इस समय अपने सारे दर्द के बारे में भूल चुकी थी। अपना हाथ उस गन पर लगाने से पहले तिशा ने एक रुमाल से अपना हाथ कवर किया और उसे वहां से निकाल दिया। गन को पकड़ते ही जैसे तिशा के हाथ कांपने लगे थे। उन्हीं कांपते हुए हाथों से तिशा ने उस गन में कितनी गोली है ये देखा। अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो ये आदमी मुझे भी मार देगा। शायद मेरा शक सही था, इसी ने मेरी बहन को मारा है, इसी गन से। ये कहते हुए तिशा की आंखें नम हो गईं, लेकिन गुस्से की आग जैसे उसके दिल में जैसे बढ़ने लगी थी। गन के अंदर एक गोली थी। कुछ सोचते हुए तिशा ने उस गोली को निकाल लिया और अपने पास रख लिया। फिर वो गन को उसकी जगह पर रखने के बाद कमरे से तुरंत निकलकर बाहर आ गई। मासी, आप पापा के कमरे में क्या कर रही थी? तिशा दरवाजा बंद कर रही थी जब पीछे से उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी। तिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो प्रिया को पलटकर देखने लगी। प्रिया अभी अभी स्कूल से लौटी थी। उसने अपने कंधों पर अपना बैग टांगा हुआ था। वो भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मासी उसके पिता के कमरे में आखिर क्यों थी। प्रिया तिशा के पास आ रही थी जब उसकी नजर अचानक से तिशा के पैर पर गई, जिससे बेहिसाब खून निकल रहा था। मासी, ये क्या हुआ? आपके पैर में आप खड़ी कैसे हैं? ये कहते ही प्रिया ने अपनी मासी का हाथ पकड़ लिया और वो उन्हें बिना कोई सवाल किए अपने कमरे में ले आई। प्रिया ने उन्हें प्यार से बैठाया और वो पट्टी करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आई। ये कैसे हो गया मासी? आप कहाँ देखकर चलती है? देखो तो कितना खून निकल रहा है। वो मैं बस सफाई कर रही थी और मैंने देखा नहीं कि उस जगह पर कांच का टुकड़ा था। तिशा अपनी कहानी आगे तक बनाती उससे पहले ही प्रिया ने उसे डांटते हुए कहा, मासी, इस सब की क्या जरूरत है आपको? घर पर काम करने वाले हैं ना, आप भी ना। ये कहते हुए प्रिया ने पट्टी को अच्छे से तिशा के पैर पर बांध दिया। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स में दर्द की कोई दवा देखने लगी। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अभी ये दवाई खा लो, इससे दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। तिशा प्रिया को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया इतनी बड़ी हो गई थी। न जाने क्यों प्रिया को आज इतने करीब से देखने पर तिशा को आयशा की याद आ रही थी। बिना कुछ कहे तिशा ने प्रिया के गाल पर प्यार से अपना हाथ रख दिया। तुम सच में बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हो। वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और ऐसे ही मेरा ख्याल रखती थी। तिशा की ये बात सुनकर प्रिया ने अपनी नजरें झुका ली। अपनी आंखों को साफ करते हुए प्रिया ने ऊपर देखा और कहा, मासी, मम्मी बचपन में कैसी थी? उन्हें क्या पसंद था? ऑफिस में लंच का समय हो गया था। राजीव के ऑफिस में काम करने वाले लोग नीचे उतरकर खाना खा रहे थे, लेकिन ऊपर अपने कैबिन में एसी चलने के बावजूद भी राजीव के माथे से पसीने छूट रहे थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि तेरा मेरा कनेक्शन काफी पुराना है और इसे खत्म करने में तेरी बहुत मेहनत लगने वाली है। अब उस पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर की बात देख ले। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझे उस डॉक्टर को पैसे देते हुए देख लूंगा। अब मैं नहीं जानता था कि वो पैसे किस लिए थे। ये कहते हुए सुनील फिर से हंसने लगा। राजीव को उसकी हंसी से इरिटेशन होने लगी थी। उसके कानों में सुनील की आवाज चुभ रही थी। और हाँ, इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकता हूं मैं। वो तेरी आयशा का बॉयफ्रेंड था ना, जिसे शायद तूने मार दिया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। राजीव ने जैसे ही ये शब्द सुने उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आयशा के अफेयर वाली बात कभी किसी तीसरे इंसान को पता हो सकती थी। उसकी मरने की न्यूज जिस दिन बाहर आई उस दिन मुझे तेरा एड्रेस भेजा था। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है। और हाँ, इससे पहले मैं उसी बंगलो में गया था। क्या नाम था उसका? हाँ, मीनाक्षी के बंगलो में। तेरे बच्चों से भी मिला था। जो भी कहो, बच्चों को कितना झटका लगेगा जब उनके आगे उनके बाप की सच्चाई आएगी।
वही सच्चाई जो वो सबसे छुपाते हुए चल रहा है। क्या चाहिए तुझे इन सब से? क्यों आया है तू यहाँ पर? देख, तू आगे मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि तू जिस खेल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है वो तेरे लिए सही नहीं है। मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए सुधर रहा हूँ। मुझे अपना असली रूप लेने पर मजबूर मत कर। सुनील अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज राजीव के दिल में नफरत और बढ़ा रही थी। उसके कानों में वो हंसी चुभ रही थी। वो उसे और सहन नहीं कर सकता था। राजीव ने गुस्से से उसकी ओर देखा और जोर से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, तू तो मुझे अच्छा दोस्त मानता था। सब कुछ तो किया था मैंने तेरे लिए कॉलेज में। भूल गया जब तेरी बीवी मरने की हालत में थी तो किसने हॉस्पिटल के बिल भरे थे? भूल गया या मैं तुझे कुछ याद दिलाऊं? सुनील ने ये शब्द सुनते ही हंसना बंद कर दिया। वो कुर्सी पर आराम से पीछे हुआ और अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे साफ करने लगा। अब ये बता, जब तूने पैसे के आगे अपनी बीवी को नहीं देखा और उन सबको मार दिया तो मैं कौन सा भगवान हूं? मुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए। अपना हिस्सा? किया ही क्या है तूने? किस बात का हिस्सा चाहिए तुझे? तू जैसा दोस्त है ना, दोस्त के नाम पर धब्बा होते हैं। तो जैसे लोग किसी चीज के काबिल नहीं होते। अपनी शक्ल देख आईने में। तुझे लगता है कि मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा? राजीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनील, जो कि उसका इतना पुराना दोस्त था, उसने किसी गिरगिट की तरह अपने रंग बदल लिए थे। राजीव को उसी रात ये बात समझ जानी चाहिए थी जब सुनील का अचानक उसे इतने साल बाद फोन आया था। राजीव मन ही मन घबराया तो था ही, लेकिन वो ये चीज सुनील के आगे दिखाना नहीं चाहता था। वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं नजर आ सकता था। राजीव के लिए सुनील को अपने नीचे रखना जरूरी था। लगता है तू इस बात की सीरियसनेस अभी तक नहीं समझा। तूने सुना नहीं क्या? मैं तेरे बारे में वो बातें जानता हूं जो कोई नहीं जानता, और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि पुलिस वाले ज्यादा देर नहीं लगाएंगे तुझे अंदर करने में। अब तू खुद सोच ले कि तू क्या चाहता है। राजीव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक ही सब कुछ बदल चुका था। सुनील, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, अब उसे ही ब्लैकमेल कर रहा था, वो भी पैसों के लिए। राजीव अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास खड़े होकर उसने सिगरेट जला ली। सुनील के चेहरे पर अभी भी वो डरावनी हंसी थी जो राजीव के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान एक पल में इतना अच्छा होकर इतना बुरा कैसे बन सकता था, पर पैसा ऐसी ही चीज थी। राजीव ने ये बात सोचते ही सिगरेट का धुआं अपने मुंह से निकाला और फिर सुनील की ओर देखते हुए बोला, कितने पैसे चाहिए तुझे? एक तरफ राजीव के सर पर पहाड़ टूटने को था, वहीं दूसरी तरफ उसके घर की स्थिति एक के बाद एक बिगड़ते जा रही थी। ऋषि एक बार फिर उसी जगह पर बैठा था। स्विमिंग पूल में वो अपने पैर को डालकर अपने हाथ की ओर देख रहा था। ऋषि की पैंट और उसके सॉक्स पूरी तरह से पानी में गीले हो गए थे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे इस बात का कोई एहसास था। ऋषि के हाथ में आज फिर से एक नई चिड़िया थी। ये चिड़िया नीले रंग की थी। कोई नहीं जानता था कि उसने कब और कहां से इस चिड़िया को पकड़ा था और उसे मार डाला था। अब वो उसके पंखों को चीरकर एक अजीब तरीके की हंसी से उसे देख रहा था। ऋषि की खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। उसने उस नन्ही सी चिड़िया के पंख तोड़ते हुए उसके चेहरे को दबाया हुआ था। चिड़िया के पैर के पास से खून निकल रहा था। ऋषि के कपड़े और हाथ
दोनों ही उस चिड़िया के खून से लथपथ थे, लेकिन उसके चेहरे पर इस बात से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। पंखों को तोड़ते हुए वो उन्हें स्विमिंग पूल की ओर फेंक रहा था। तभी अचानक से उसे अपने घर के गार्डन के पास एक बिल्ली नजर आई जो काफी देर से ऋषि को देख रही थी। वो बिल्ली पीछे वाले गेट से अंदर घुस आई थी। उसके नाक पर सिर्फ एक चिड़िया की खुशबू सवार थी। देखते ही देखते उस बिल्ली ने ऋषि के हाथ पर झपट्टा मार लिया और ऋषि की वो मरी हुई चिड़िया वो बिल्ली अपने साथ ले जाने लगी। ऊपर कमरे में बैठी प्रिया और तिशा दोनों ही ये आवाज सुनकर चौंक गए। तिशा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे इस समय किसी बात का ख्याल नहीं था। वो भागते हुए नीचे जाने लगी। प्रिया भी उसके पीछे थी। ऋषि, ऋषि कहाँ हो तुम? वो दोनों ऋषि को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आ गए। ऋषि अभी भी चिल्ला चिल्लाकर रो रहा था। तिशा और प्रिया भागते हुए उसके पास आए। तिशा ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा और वो उसे शांत करने लगी। उसने ऋषि को ऊपर से नीचे देखा। उसे इस बात का डर था कि ऋषि ने अपने आप को चोट लगा ली है। क्या बात है ऋषि, क्या हुआ? सब ठीक है ना बेटा? हाँ? ऋषि अभी भी रो रहा था। उसने रोते हुए अपनी उंगली उठाई और गार्डन की ओर इशारा किया। वो बिल्ली, उसने ऋषि आगे कुछ कहता, उससे पहले प्रिया ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। क्या किया उस बिल्ली ने? बोलो, कहीं काट लिया है तुम्हें? बताओ ऋषि। ये सुनकर ऋषि ने ना करते हुए अपनी गर्दन हिलाई। तिशा को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या थी। तब ऋषि ने कहा, वो मेरी चिड़िया मुझसे छीनकर चली गई। वो मेरी चिड़िया थी, मैं उसके साथ खेल रहा था। वो मर गई थी, मैं उसके पंख निकालकर फिर से लगाने वाला था। ये शब्द सुनते ही तिशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जब ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि ऋषि के हाथों में खून लगा हुआ था और उसकी शर्ट का कुछ हिस्सा भी खून से भीगा हुआ था। ये देखते ही तिशा सब समझ गई। प्रिया हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या कहे। प्रिया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? प्रिया आगे कुछ कहती, उससे पहले ही तिशा ने उसे शांत हो जाने का इशारा किया। तिशा किसी तरह ऋषि को अपने साथ घर के अंदर ले आई। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो सब घर के अंदर वापस गए, उन सब ने देखा कि राजीव घर वापस आ चुका था। ये सब क्या हो रहा है? और ऋषि, ये खून कहाँ से? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? ऋषि अपनी आंखें साफ कर रहा था। वो कुछ जवाब देता, उससे पहले ही तिशा ने राजीव की ओर देखकर कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें। प्रिया, तुम ऋषि को ऊपर ले जाओ, उसे नहलाओ, फिर नीचे आकर बात करते हैं, ठीक है? प्रिया ने इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया और वो ऋषि का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गई। बच्चों के जाने के बाद तिशा ने राजीव की आंखों में देखा। राजीव, आई थिंक तुम्हें ऋषि को एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना होगा, और मेरी मानो तो बिल्कुल देरी मत करो। राजीव ये सुनकर हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिशा किस बारे में बात कर रही थी। मेंटल हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? ऋषि ठीक तो है ना? उसने कुछ किया है? बात क्या है? ये सवाल सुनकर तिशा ने राजीव को ऋषि की सारी बात समझा दी। उसने बताया कि कैसे पिछले दिन उसने ऋषि को एक मरी हुई चिड़िया के साथ खेलते हुए देखा था और आज उसने उस चिड़िया को तोड़ना शुरू कर दिया था। वो खुद ये बात नहीं समझ पा रही थी कि ये चिड़िया आई कहां से थी। राजीव की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत ही सोफे पर बैठ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया था। एक के बाद एक जितना राजीव चीजों को समेटने की कोशिश कर रहा था, बात उतनी ही बिगड़ रही थी। तभी तिशा ने आराम से राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। इतनी चिंता मत करो इस बारे में। काफी बार ट्रॉमा की वजह से ये सब हो जाता है। मेरी एक काफी अच्छी दोस्त है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। वो ऋषि का ट्रीटमेंट अच्छे से कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। वो अपने काम को अच्छे से करना जानती है। तिशा ने ये कहकर राजीव को हल्की मुस्कान दी। राजीव ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा
और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वो बोला, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ नहीं होती तो क्या होता आज। मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि मेरे बच्चे असल में ये सब झेल रहे हैं। राजीव ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। वो जानता था कि इस बार उसकी बहुत बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी, पहले जो कुछ हुआ उन सब बातों के लिए। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ उतनी ही चीजें बिगड़ जाती हैं। सच कहूं तो तुम्हें देखता हूं तो मुझे आयशा की याद आती है। तुम बच्चों के लिए बिल्कुल आयशा की तरह हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ हो। राजीव ने ये कहते हुए तिशा की ओर देखा। तिशा हल्का सा मुस्कुराई पर आगे कुछ नहीं बोली। उसने कुछ सोचते हुए अपना हाथ राजीव के हाथ पर रखा और उसे प्यार से देखने के बाद वो वहां से उठकर चली गई। अपने कमरे में जाते हुए तिशा के मन में कई चीजें चल रही थीं। उसने एक बात तय कर ली थी और वो ये थी कि तिशा राजीव की सच्चाई सबके सामने लाकर रखने वाली थी। सच तो मैं तुमसे उगलवा कर ही रहूंगी राजीव, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। Eight. सुबह की पहली किरण के साथ राजीव अपने काम में जग गया था। उसने इस बात का खास ध्यान रखा हुआ था कि सब सो रहे थे। ईशा भी अपने कमरे में थी और ऋषि और प्रिया भी गहरी नींद में थे। राजीव ने बिना शोर किए एक बड़ा सूटकेस निकाल लिया और वो उसके अंदर ढेर सारे पैसे रखने लगा। राजीव के दिल की धड़कनें तेज थीं। फिर उसने बिस्तर के नीचे अपना हाथ घुमाया और वहां रखी हुई गन को निकालकर अपनी पैंट के पीछे वाले हिस्से में छुपा दिया। फिर राजीव फटाफट अपने कमरे से निकल गया। उसके हाथ में वो पैसों से भरा सूटकेस था। उसने उस सूटकेस को गाड़ी में डाला और डिग्गी बंद करने के बाद वो तेज स्पीड में वहां से निकल गया। राजीव ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि कोई भी उसे घर से निकलते हुए ना देख ले। राजीव की गाड़ी एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। हिमाचल में राजीव जिस गांव में था वो उसकी दूसरी चोटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर धीरे धीरे गाड़ियां कम होते जा रही थीं। राजीव ने अपनी गाड़ी जंगल की ओर घुमाई और एक टूटे फूटे रास्ते में अपनी गाड़ी चलाने लगा। घने पेड़ों के बीच राजीव एक ऐसी जगह पर आकर रुक गया जहां पर एक बड़ा झरना नजर आ रहा था। राजीव ने घाटी के कोने में जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरने से पहले राजीव ने अपने फोन पर टाइम देखा। फिर 7 बजते ही राजीव अपनी गाड़ी से बाहर आया और घाटी की ओर देखने लगा। उस जगह से एक बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा था। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत पहुंच गया हो। तभी अचानक से उसे पीछे से किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। उस गाड़ी की हेडलाइट राजीव के चेहरे पर लग रही थी। राजीव की गाड़ी के ठीक पीछे आकर वो गाड़ी रुक गई। एक लंबा चौड़ा आदमी उस गाड़ी से बाहर आया। उस आदमी की आंखें नीले रंग की थीं और उसके सर पर बाल नहीं थे। राजीव के पास आते ही वो बोला, हेलो राजीव। राजीव ने अपने दांतों को कसते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। बिना कुछ बोले राजीव ने अपनी गाड़ी से वो सूटकेस बाहर निकाला और उस आदमी को दे दिया। तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है, काम हो जाना चाहिए। उस आदमी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई और वो दोनों हाथ मिलाने के बाद वहां से निकल गए। अपना काम अच्छे से निपटाने के बाद राजीव दिन में ऑफिस पहुंच गया। राजीव अभी कुर्सी में ही बैठा था कि अचानक से उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ गया। राजीव ने फोन उठाया और मैसेज को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये मैसेज राजीव के दोस्त सुनील का था। अगर आज शाम 7 बजे तक मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। राजीव ने ये मैसेज पढ़ते ही जोर से अपना हाथ टेबल पर मार दिया। उस मैसेज को गुस्से में डिलीट करने के बाद राजीव की आंखों के आगे इसी ऑफिस में हुआ कल का वो सीन याद आ गया। तू यहाँ क्यों आया है? चाहता क्या है तू आखिर? वही तो तुझे चाहिए और दुनिया में सबको चाहिए, पैसा।
राजीव उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था। अपने आप को शांत करने पर राजीव ने कहा, तुझे कल तेरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, कल के बाद तूने अगर मुझे या मेरे बच्चों को अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे एक पल और सांस नहीं लेने दूंगा। राजीव ने ये बात इतने गुस्से से कही थी कि उसके माथे की नसें बाहर आ गई थीं। सुनील के चेहरे पर अभी भी जैसे कोई डर नहीं था। वो इस बात को सुनकर खड़ा हो गया था। डील डन। राजीव इन्हीं ख्यालों में खोया था जब अचानक से उसके कैबिन में आरती अंदर आ गई। आरती ने चिड़चिड़ेपन से एक फाइल को मेज पर रखा और फिर खुद जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कुछ दिन से राजीव आरती पर ध्यान नहीं दे रहा था। आरती को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये सब दिशा के आने के बाद से हुआ है। आरती के मन में ये बात आ गई थी कि राजीव दिशा में इंटरेस्टेड था। ये क्या है? मुझे नहीं पता, तुम खुद देख लो। राजीव का मूड पहले ही सुनील की वजह से खराब था। जब उसने आरती का ये बिहेवियर देखा तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या तरीका है ये मत भूलो कि तुम मेरे नीचे काम करती हो। फाइल में क्या लिखा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे बताना। राजीव ने ये शब्द इतनी तेज आवाज में कहे थे कि ऑफिस में काम कर रहे लोग अब राजीव के कांच के बने कैबिन की तरफ देख रहे थे। आरती भी कॉन्शियस हो गई थी। वो जिस अपनेपन के साथ खड़ी थी उसने अब अपना पोस्चर बदलते हुए अपना सर नीचे झुका लिया था। वो हैरान थी कि राजीव को आखिर हो क्या गया था। राजीव जैसे ही तेज आवाज में चीखा उसे भी फील हुआ कि वो एक नई गलती करने वाला था। पहले ही उसने कई लोगों को अपने खिलाफ कर दिया था। अब वो आरती के साथ ये गलती दोहराना नहीं चाहता था। खुद को शांत करके राजीव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने कैबिन की ट्रांसपेरेंट विंडोज को बंद कर दिया। फिर वो आरती के करीब आया और बोला, आई एम रियली सॉरी आरती, पता नहीं आजकल मुझे हो क्या गया है। काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हूं कि खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। राजीव ने ये कहते हुए आरती का हाथ पकड़ लिया। आरती की आंखें भरी हुई थी। वो राजीव का गुस्सा देखकर अचानक ही रोने लगी थी। राजीव ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों को पोंछ दिया। आरती, मैं दिल से चाहता हूं कि हम दोनों और करीब आए, एक दूसरे को और टाइम दें। मैं तो अपने बच्चों से भी तुम्हें मिलाने के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को आगे ले जाएं। राजीव ने ये कहते हुए आरती को इतने प्यार से देखा कि आरती उसकी बातों में आने से खुद को रोक नहीं पाई। राजीव ने उसके फोरहेड पर किस किया और आरती उसे स्माइल करके देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे और धीरे धीरे कब उनके होंठ पास आ गए उनको पता नहीं चला। राजीव आरती को किस करने लगा और आरती भी सारा गुस्सा भूलकर राजीव का साथ देने लगी। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे में खो गए। फिर राजीव ने अगले ही पल आरती को गले से लगा लिया। आरती भी खुश हो गई थी, लेकिन इस बीच राजीव के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। आरती की नजरें हटते ही राजीव के चेहरे पर सीरियस लुक आ गया था। वो अपने दिमाग में किसी सोच में डूब चुका था। एक तरफ राजीव अपनी मुसीबतों को कम करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिशा दिन में अपनी गाड़ी चलाकर किसी ऑफिस में पहुंच गई थी। गाड़ी से उतरकर दिशा एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चली गई। बिल्डिंग के बाहर ऑफिस का नाम लिखा था, APT एडवाइजर। अंदर जाते ही दिशा ने वहां खड़े आदमी से कहा, मेरी मिस्टर मोहन से बात हुई थी। ये सुनकर उसे वो आदमी अंदर कैबिन में ले गया। दरवाजे पर मिस्टर मोहन का पूरा नाम लिखा हुआ था। उस आदमी ने अंदर कैबिन में जाकर मिस्टर मोहन से दिशा के बारे में पूछा और उन्होंने दिशा को एंट्री दे दी। मोहन का कैबिन काफी बड़ा था। दीवारों पर सर्टिफिकेट टंगे हुए थे और मोहन के टेबल पर ढेर सारी फाइल्स रखी हुई थी, जिनमें से एक फाइल के आखिर में मोहन ने साइन किया और उसे बंद करके वो दिशा को देखने लगा। यस मिस दिशा, बताइए क्या काम था आपको मुझसे? दिशा ने ये सुनकर अपना फोन निकाला और एक फोटो खोलकर अपना फोन मोहन को दे दिया। वो फोटो एक गन की थी। मैं इस गन के बारे में जानना चाहती हूँ। मोहन ने उस गन को देखा
और फोन वापस करते हुए उसने कहा, इस गन के बारे में क्या जानना चाहती हैं? मोहन गन्स और डिफेंस आर्म्स की सप्लाई में काम करता था। हिमाचल की इस छोटी सी जगह पर ज्यादा लोग नहीं थे जो गन्स खरीदने की कोशिश करें, इसलिए तिशा को विश्वास था कि मोहन प्रूफ ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप ये पता करें कि ये गन कितनी पुरानी है और क्या इसे आपसे ही एक्वायर किया गया है। मुझे उस इंसान का नाम चाहिए जिसने इस गन को आपसे लिया है। तिशा को पेपर्स में सिर्फ राजीव का नाम चाहिए था, लेकिन तभी अचानक से मोहन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए।